मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट स्वेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिविल सूट के बारे में बताया था कि सिविल सूट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं। क्योंकि सिविल सूट्स को कोई भी जब फाइल करता है और कोई भी जब तैयार करता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को यदि वह नहीं जानता है, तब ऐसी स्थिति में सूट बेहतर नहीं हो सकता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बतलाया था कि यदि सूट बेहतर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में डिफेक्ट लगने की संभावना और सब्सिक्वेंटली उसके डिसमिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैंने उसमें आप लोगों को जो एलिमेंट्स के बारे में बतलाया था, उसमें मैंने पार्टीज के बारे में बतलाया था, जिसको मैंने काफ़ी ढंग से एक्सप्लेन भी किया था और जिससे मैंने नेसेसरी पार्टी और जो प्रॉपर पार्टी है उसकी चर्चा की थी। कुछ जजमेंट्स का भी मैंने रेफरेंस दिया था कि यदि एसेंशियल पार्टी नेसेसरी पार्टी जो है वह सूट में ना हो तो सूट डिसमिस कैसे हो सकता है, या फिर सूट में कैसे लोग उसको सही तरीके से जजमेंट नहीं ले पाते हैं, डिग्री नहीं ले पाते हैं। अब दूसरे जो एलिमेंट की बात आती है वह प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्लीडिंग्स होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहला सवाल जो उठता है कि प्लीडिंग्स होता क्या है। जब प्लीडिंग्स की बात आती है तो लोग यह पूछते हैं कि प्लीडिंग्स को डिफाइन करिए। प्लीडिंग्स सूट में जो भी लिखा जाता है फैक्ट्स, ठीक है ना, कोई भी फैक्ट्स जो लिखा जाता है सूट में, उसको हम प्लीडिंग्स के रूप में जानते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि हम इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट्स, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट्स। तो प्लेंट्स में जो ड्राफ्टिंग की बात आती है वही जो है वो प्लीडिंग्स है। लेकिन अब जब सूट में ड्राफ्टिंग की बात आती है तो वहां पर दो पार्टी भी है। एक तो प्लेंटिफ है जो कि किसी सूट को फाइल करता है, और दूसरा डिफेंडेंट है जो कि उसको डिफेंड करता है। तो दो पार्टी हुए। यदि कोई व्यक्ति सूट फाइल कर रहा है और अपनी बात को कह रहा है, तो जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, वह उसको डिफेंड भी करेगा। तो डिफेंड करेगा तो उसमें वह अपना अपना रिटन स्टेटमेंट भी देगा। तो अब एक तो मैंने कहा कि प्लेंटिफ जो ड्राफ्ट करता है प्लेंट को, ठीक है ना, प्लेंट को जो ड्राफ्ट करता है उसको हम प्लीडिंग्स कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने यह भी कहा कि डिफेंडेंट यदि किसी केस को डिफेंड कर रहा है वो तब वह वहां पर भी क्या है, वह भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, उसको भी हम प्लीडिंग्स ही कहते हैं। इसका मतलब है कि प्लीडिंग्स के दो पार्ट हैं। एक तो है कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट्स है, जो कि प्लेंटिफ के द्वारा जमा किया जाता है जिस समय सूट फाइल होता है, उसका पार्ट होता है। ठीक है ना, जब क्लाइंट पहुंचता है किसी वकील के पास, वकील कहते हैं भी आपका प्लेंट तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब जो प्लीडिंग्स है उसकी तैयार नहीं हुई है। प्लीडिंग्स जो है वह तैयार नहीं हुई है। प्लीडिंग्स को तैयारी करने में समय लगता है, लेकिन यदि आप उसकी चीजों को, तत्वों को जान लेते हैं, तब आपके लिए काफी आसान हो जाता है प्लीडिंग्स को तैयार करना। और दूसरा पार्ट जो क्या है वो है WS, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, जो आरोप लगाए गए हैं प्लेंट में, जो प्लेडिंग्स में और जो प्लेंट में आरोप लगाए गए हैं, उसमें डिफेंडेंट जो जवाब देता है वो WS के फॉर्म में देता है वो प्लेडिंग्स को। तो मैंने जैसा भी आप लोगों को तुरंत बतलाया कि प्लेडिंग्स के दो पार्ट हैं, एक तो ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट है और दूसरा रिटन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्लीडिंग्स कहते किसको है। प्लीडिंग्स को जो हम डिफाइन करने की बात करते हैं वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब प्लीडिंग्स में क्या क्या होता है, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ लिख दिए उठाकर। जैसे प्लीडिंग्स की बात की जाती है, ड्राफ्टिंग की बात की जाती है, तो आप मेरे क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग को देखेंगे तो मैंने स्पष्ट उसमें कहा है कि यह एक आर्ट ऑफ स्किल है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि ड्राफ्टिंग जो है वो आर्ट ऑफ स्किल है। लेकिन आर्ट ऑफ स्किल क्या, किस चीज को लिखना है? क्या आप किसी स्टोरी को लिखने जा रहे हैं? क्या फिल्म की स्टोरी को लिखने जा रहे हैं? वहां भी आर्ट ऑफ स्किल है। लेकिन यहाँ पर आर्ट ऑफ स्किल है फैक्चुअल चीजों को कैसे आप रखते हैं अपने प्लेंट में। तो आर्ट ऑफ स्किल है, लेकिन उसमें क्या क्या आप डालेंगे जिससे कि आपकी प्लेडिंग्स जो है वो मजबूत बने, आपका प्लेंट मजबूत बने, आपका सूट जो है वह मेंटेनेबल हो। तो इसमें पहला क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। कोई भी प्लेडिंग्स तब तक तैयार नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो।
ठीक है ना, कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो, जिसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, यदि आपका लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होता है, लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स आपका इन्फ्रिंज होता है, मतलब कि आपके लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार और आपके संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिकाधिकार में कहीं पर भी हनन होता है, हनन होता है, तब ऐसी स्थिति में वो कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। यदि ऐसा नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में कॉज ऑफ एक्शन तो बना ही नहीं, और जब कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा, तब ऐसी स्थिति में तो प्लीडिंग्स तैयार हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे सपोज करिए कि जमीन की बात हम करते हैं, कोई जमीन है के बीच में जमीन की लड़ाई है, ठीक है, तो जमीन ए की है और बी ने उसको हड़प लिया, तो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, यहाँ पर जो लीगल राइट्स किसका है उस जमीन पर, वो लीगल राइट्स जो है वह उस व्यक्ति का है, ए का, जिसके नाम से जमीन रजिस्टर्ड है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इलीगली यदि उस पर कब्जा जमा लिया है, दूसरे व्यक्ति ने इलीगली उस पर कब्जा जमा लिया है, तब वह उसके राइट का हनन कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में कॉज ऑफ एक्शन जो है वह बन जाता है, ठीक है ना, कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। तो जब कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी प्लीडिंग्स बनेगी, यदि कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो प्लीडिंग्स नहीं बनेगी, ठीक है ना, प्लीडिंग्स नहीं बनेगी। मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि प्लीडिंग्स के बारे में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, लोग फैक्ट्स के साथ साथ एविडेंसेस को भी डाल देते हैं। सिविल सूट जब आप रेडी करते हैं और जो प्लीडिंग्स तैयार करते हैं, तो इस बात को आप जान लें कि वहां पर सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स को ही डालना होता है। आप यहाँ पर प्लीडिंग्स में आप एविडेंसेस को नहीं डाल सकते हैं, वहां पर फिर आपको उसके लिए अलग से समय दिया जाता है, अलग से उसका स्टेज है जहाँ कर एविडेंसेस को एड्यूस करना होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, ठीक है ना, उसका एग्जिबिट होता है, वो एकदम बिल्कुल अलग पार्ट है। प्लीडिंग्स में आपका जो फैक्ट्स है वह फैक्ट्स को आपको डालना है, आपके लीगल राइट्स जो है इन्फ्रिंज हुए हैं उसको आपको डालना है, इस बात को आपको ध्यान रखना। प्लीडिंग्स की चर्चा सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में की गई, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में की गई, ठीक है ना, और भी रूल्स उसमें हैं और ऑर्डर 6 में भी चर्चा की गई है कुछ, लेकिन ऑर्डर 7 रूल 11 में बहुत स्पष्ट तौर पर प्लीडिंग्स की चर्चा की गई है। तो अब प्लीडिंग्स में जब मैंने बात कहा कि फैक्ट्स इसमें आता है सिर्फ, अब यदि हम डिफाइन करते हैं इसको इस रूप में, तो जो प्लीडिंग्स है वो बंडल ऑफ द फैक्ट्स, जिसको कहते हैं क्या है, बंडल ऑफ द फैक्ट्स है, वो जितना भी तथ्य है उन सारे तथ्यों को जो आप अपने लिखते हैं, जो किसी केस में जो लिखते हैं सिविल सूट में, वही जो है वो प्लीडिंग्स है, दैट इज बंडल ऑफ फैक्ट्स। और उसी फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स आपने दिया है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका विरोध करता है और उसका काट देता है जो डिफेंडेंट होता है, ठीक है ना, वो डिफेंडेंट होता है वह, और वो भी फैक्ट्स ही देगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह कहा कि ये जमीन मेरी है और इस पर मेरा मालिकाना हक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, वह वहां पर 20 साल से रह रहा है, वहां पर बिजली बिल उसके नाम से है, उसका जो सारा जो है नल का सिस्टम, पानी का सिस्टम, सारा चीज वहां पर उसके नाम से है, और 20 साल तक उस व्यक्ति ने कोई क्लेम किया ही नहीं, तब डिफेंडेंट क्या कहेगा, एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो सारा डॉक्यूमेंट पेश करेगा, या कि 20 साल से मेरा इस पर कब्जा है और इन लोगों ने 20 साल तक कोई क्लेम ही नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो अपना डिफेंस तैयार करेगा, डब्ल्यूएस तैयार करेगा। मेक इट ए पॉइंट, वो भी फैक्ट्स ही दिया, यहाँ पर वो फैक्ट्स से अलग जाकर बात नहीं किया। एक ने फैक्ट्स दिया डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने मालिकाना हक को लेकर, लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया, और वह जो क्लेम नहीं किया उसी चीज को उजागर किया जो जिसका कब्जा है पिछले 20 साल से, तो वह कहा कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर मेरा मालिकाना हक यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, एडवर्स पोजीशन के आधार पर मेरा मालिकाना हक यहाँ पर बनता है। क्लियर है? तो प्लीडिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि वह है यदि आपका कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता है, तब ऐसी स्थिति में प्लीडिंग्स में आप उसको डालिए, बंडल ऑफ द फैक्ट्स को डालिए, उसको एक्सप्लेन करिए, बाकी सारे एविडेंस तो बाद में देते रहेंगे, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स जैसे जमीन का डॉक्यूमेंट्स है वह सब तो आपको उसमें डालना पड़ेगा। एग्जिबिट कराना है तो ओरिजिनल
जो एविडेंसेस हैं उसको आपको बाद में डालना होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये कब एराइज करता है, ये कब एराइज करता है ये सारा चीज, और कहाँ पर करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रह रहे हैं अहमदाबाद में और आप मुंबई में जाकर केस फाइल कर दीजिए और कहिए कि भाई मेरा तो राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो यहाँ पर प्लीडिंग में आपको यह भी डालना होगा कि आप उसी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आप जब फाइल करें, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर वह आता है चीज जहाँ पर राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है। तो जब जुरिस्डिक्शन की बात आती है तो इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज भी आ जाएगा। वह क्या आ जाएगा, वह सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि जैसे जुरिस्डिक्शन की बात आती है तो जैसे मैंने जमीन की बात कही, तो जमीन की बात कही तो जमीन कहाँ, किसी स्थान पर तो होगा ना। तो वहां पर जिस स्थान पर वह जमीन होगा और वहां का जो जुरिस्डिक्शन होगा, उसी जुरिस्डिक्शन में आप केस को फाइल कर सकते हैं। तो प्लीडिंग्स में आपको इस चीज को भी डालना होगा। जुरिस्डिक्शन को जब आप डाल रहे हैं तो इस चीज को आपको स्पष्ट तौर पर डालना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखें। अब जब हमने सब्जेक्ट मैटर की बात कही, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा जो आपका लैंड है। लेकिन इसके पहले मैं आपको जो इन्फ्रिंजमेंट, लीगल इन्फ्रिंजमेंट की बात मैं कर रहा था, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी और आपको अपने प्रिंट को तैयार करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे अब टाइटल सूट से संबंधित मामला है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात आएगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, और प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आपका राइट है, लीगल राइट है, तो वह कॉज ऑफ एक्शन बना। प्रॉपर्टी क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। दूसरा क्या है, अब पार्टीशन सूट की बात आई तो पार्टीशन सूट में आपका शेयर यदि किसी व्यक्ति ने मार लिया है, आपका शेयर बनता है 20% और किसी व्यक्ति ने आपको 10% दिया और अब बाकी एक खुद मार लिया। आप 5 भाई हैं और 5 भाई में 20-20% बनता है, किसी एक भाई ने आपका शेयर 10% मार दिया और 10% आपको दिया। तो यहाँ पर आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स है। ठीक है ना, लीगल राइट्स है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर है आपका लैंड है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट्स है, हाउस है। ठीक है ना, और सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर पार्टीशन सूट। वहां पर टाइटल सूट था पहले में, दूसरे में पार्टीशन सूट, और सब्जेक्ट मैटर साथ ही साथ वहां पर वो प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका वो पालन नहीं कर रहा है, तो जब पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में बी तो एग्रीड है, बी ने पैसा दे दिया कि यह सामान आप मुझे दीजिए, और ए उसको सामान नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट का जो रूल्स, एग्रीमेंट्स में जो क्लॉजेज हैं उसको वह फुलफिल नहीं कर रहा है, उसका वह पालन नहीं कर रहा है। और जब उसका वह पालन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स है। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है, बंधनकारी होता है। तो ए ने क्या किया, ए ने एग्रीमेंट किया लेकिन वह उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसने उसके बी के लीगल अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का हनन भी किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर जो हुआ वह है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और जो आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ, ठीक है ना, वो किस चीज का हुआ, वो आपका एग्रीमेंट जो है वो नहीं फॉलो किया गया उसका हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसको कॉज ऑफ एक्शन बोलेंगे। तीसरा क्या है, यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वहां पर मैट्रिमोनियल जो मैटर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वह क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उतने लोगों की गवाही है, उसमें उतने लोग खड़े हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैरिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वह सब्जेक्ट मैटर हुआ। और उसमें जो उन लोगों ने उसका पालन नहीं किया, 7 फेरे यदि लेते हैं तो वहां पर 7 वचन होते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, वह क्लॉजेज हुए। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आपका राइट हुआ, तब ऐसी स्थिति में भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यह तो हुआ आपका सब्जेक्ट मैटर, और एक हुआ आपका कॉज ऑफ एक्शन, और दूसरा हुआ आपका सब्जेक्ट मैटर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें क्लियर आपको हो चुकी होंगी। अब तो इसमें तीसरी चीज जो आती है, तो सबसे पहला चीज आप क्या डालेंगे, पहली चीज आप डालेंगे कि सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका जिक्र आप सबसे पहले आप करेंगे अपने प्लीडिंग्स में।
और दूसरा करेंगे, दूसरा पार्ट उसका होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जो आपका राइट है, जो कॉज ऑफ एक्शन है उसकी बात करेंगे। और तीसरा आप करेंगे जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, क्या रिलीफ आपने क्लेम किया है। जैसे मान लीजिए कि टाइटल सूट की बात है, तो टाइटल जो है वो आपके नाम से करने की बात आप रिलीफ में बात करेंगे, प्रे करेंगे। पार्टीशन सूट की बात है तो पार्टीशन सूट में आप अपने शेयर को उचित तरीके से स्थापित करने की बात करेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फ्रिंज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको नहीं फॉलो किया गया तो उसको आप स्थापित करने की मांग कोर्ट से करेंगे। यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और यदि कहीं पर पति जो है या पत्नी दोनों में से कोई उस टर्म एंड कंडीशन का पालन नहीं कर रहे हैं या जो सोशल जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप उसको डालेंगे। और तब आप उसके बाद उसमें जो रिलीफ है, जैसे मान लीजिए कि पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया, ठीक है, तो जहां पर एक कॉज ऑफ एक्शन बना, आप रिलीफ का क्लेम क्या कर रहे हैं, आप रेस्टिट्यूशन की बात करिएगा। सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में आप रेस्टिट्यूशन की बात करिएगा कि मुझे उनके साथ, अपने पति के साथ रहना है और मुझे साथ में रहने की इजाजत दी जाए, कोर्ट उसमें आदेश करे। तो इस ढंग से जो है आपकी प्लीडिंग्स जो है वो कंप्लीट होती है। तो सूट में प्लीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप प्लीडिंग्स ढंग से नहीं तैयार करेंगे तब ऐसी स्थिति में आप मान कर चलिए केस को जीतना आपके लिए मुश्किल होगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सूट हैं, जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसका सेकंड पार्ट प्लीडिंग्स है। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सूट हैं वह अभी पूरा होता है और मुझे उम्मीद है अब आप ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ज्यादा फायदा हो सके और ये वीडियो भी ज्यादा प्रचारित हो सके, उससे मुझे भी थोड़ा फायदा हो सके। और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पुश करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे मित्रों, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को आप लोग काफी अच्छे से देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। धन्यवाद।